रेसिडेंट ईविल पार्ट 2। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को ज़ोंबीज के नर्क में बदल दिया, लेकिन उसी वायरस ने कुछ चुनिंदा इंसानों में भगवान जितनी विनाशकारी ताकतें पैदा कर दी। उनमें से कुछ इंसानियत के रखवाले बने जो अपनी जान दांव पर लगाकर बचे हुए इंसानों की रक्षा करने लगे। वहीं कुछ लोग इसी ताकत के साथ ऐसे शैतान बन गए जिनके सामने एक आम इंसान की हैसियत किसी कीड़े से ज्यादा नहीं थी। और जब इंसानियत को बचाने वाले इन फरिश्तों और उसे मिटाने निकले शैतानों के बीच भयंकर जंग छिड़ी, तब इस पूरी तबाही के जिम्मेदार अम्ब्रेला कॉरपोरेशन, जिसने इस वायरस को ईजाद किया था, एक और खतरनाक खेल खेलने लगी। वो ज़ोंबीज को सिर्फ ज्यादा ताकतवर नहीं बल्कि ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा खूंखार और पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा बनाने में जुट गई। वो ज़ोंबीज की ऐसी आर्मी खड़ी करना चाहते थे जो इन सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को भी टक्कर दे सके, ताकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अकेली दुनिया पर राज कर सके। इन सब के बीच फंसे थे दुनिया के आखिरी बचे हुए इंसान, जिनका फ्यूचर अब इस बात पर टिका था कि इस जंग में जीत आखिर किसकी होगी, इंसानियत की रक्षा करने वाले सुपर हीरोज की, उसे हमेशा के लिए मिटाने निकले शैतानों की, या फिर उस कंपनी की जिसने पूरी दुनिया को अपनी खतरनाक लेबोरेटरी बना दिया था। रेसिडेंट ईविल एक ऐसी खूनी दास्तां जहां हर नया एक्सपेरिमेंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर पैदा करता है, और जहां मौत कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई तबाही की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन मानिए आपको काफी मजा आएगा। अब आते हैं आगे की कहानी पर, जहां टी वायरस हाइव से निकलकर उसके ठीक ऊपर बसे पूरे रकून शहर में फैल चुका था। पूरा शहर ज़ॉम्बीज के कब्जे में आ गया था। इस तबाही के बीच 4 सर्वाइवर्स एक चर्च में छिपे हुए थे। उन्हें लगा कि वो बाहर के ज़ॉम्बीज से बच गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि चर्च के अंदर ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक दरिंदे उनका इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक लंबी कांटेदार जीप बिजली की रफ्तार से निकली और एक आदमी को जकड़ लिया। ये था लिकर, अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की लैब हाइव में म्यूटेशन से बनाया गया खूंखार मॉन्स्टर। अगले ही पल लिकर ने उस आदमी को चीर फाड़ कर मार डाला। बाकी तीनों अभी इस खौफनाक मंजर से संभल भी नहीं पाए थे कि चर्च की ऊंची दीवारों और छतों से रेंगते हुए 2 और लीकर नीचे कूद पड़े। वैलेंटाइन ने तुरंत उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन उन दरिंदों पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। अब मौत उनसे बस कुछ कदम ही दूर थी, लेकिन तभी कांच के विशाल खिड़की को चकनाचूर करती हुई एक भारी भरकम बाइक अंदर घुसी। उस बाइक पर सवार जाबाज राइडर कोई और नहीं, एलिस थी। एलिस ने हवा में ही बाइक से छलांग लगा दी और वो बाइक सीधे जाकर एक लिकर से टकराई। एलिस ने पलटकर अपनी दोनों गन्स निकाली और हवा में उछलती उस बाइक पर गोलियों की बौछार कर दी। एक जबरदस्त धमाका हुआ, उस लिकर के चिथड़े उड़ गए। बाकी 2 लिकर भी एलिस की तेजी और ताकत के आगे टिक नहीं पाए। पलक झपकते ही एलिस ने दोनों का भी काम तमाम कर दिया। वैलेंटाइन और उसके दोस्त को समझ नहीं आया कि ये फौलाद आखिर कहां से आ गई, लेकिन ये वक्त जान पहचान का नहीं था, क्योंकि असली तबाही तो अभी आने वाली थी। ज़ॉम्बीज को फैलने से रोकने के लिए कुछ ही घंटों में इस पूरे शहर पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाने वाला था। एलिस और उन तीनों सर्वाइवर को धमाके से पहले किसी भी हाल में शहर से बाहर निकलना था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि पूरा शहर चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। एलिस, वैलेंटाइन और उसकी टीम शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक पुराने कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। कब्रों को चीरते हुए सालों पुरानी सड़ी गली लाशें बाहर निकलने लगी। टी वायरस अब जमीन के नीचे दफन मुर्दों तक भी पहुंच चुका था। देखते ही देखते पूरा कब्रिस्तान ज़ॉम्बीज से भर गया। अचानक एक ज़ॉम्बी ने वैलेंटाइन की साथी का पैर पकड़ लिया। एलिस दौड़कर पहुंची और एक जोरदार लात से उस ज़ॉम्बी की खोपड़ी फुटबॉल की तरह उछाल दी। फिर एलिस और वैलेंटाइन ज़ॉम्बीज पर टूट पड़े और एक एक करके उनकी गर्दन तोड़ने लगे। लेकिन जितने ज़ॉम्बी मरते उससे कहीं ज्यादा कब्रों से बाहर निकल आते। हालात बेकाबू होते देख एलिस तुरंत सबको लेकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ शहर के एक होटल में स्पेशल फोर्स स्टार्स की एक यूनिट छिपी हुई थी। वो एक एक करके ज़ॉम्बीज का सफाया कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके सामने से किसी विशाल काय प्राणी के भारी कदमों की आहट सुनाई थी। अगले ही पल वो दरिंदा उनके सामने आया। उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। वो कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि भारी भरकम हथियारों से लैस एक चलता फिरता मौत का पहाड़ था। उसका नाम था नेमेसिस। दरअसल पिछले पार्ट में एलिस के साथ बचा सर्वाइवर मैट एक लिकर के हमले से इन्फेक्ट हो गया था। इसके बाद अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने उस पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए और उसे म्यूटेट करके नेमेसिस में बदल दिया। अब वो उनका सबसे खतरनाक हथियार बन चुका था। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने अपने हथियार नेमेसिस को मासूम लोगों पर टेस्ट के लिए मैदान में उतार दिया था। छत पर तैनात एक ऑफिसर ने बिना देर की अपनी स्नाइपर
राइफल से नेमेसिस के पेट पर गोली दाग दी। गोली उसका शरीर चीरती हुई निकल गई, लेकिन नेमेसिस एक कदम भी नहीं रुका। अगले ही पल उसने अपने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और छत की तरफ दाग दिया। जबरदस्त धमाके के साथ स्नाइपर के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर बाकी ऑफिसर्स ने नेमेसिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियां उसके शरीर से टकराकर ऐसे बेअसर हो रही थीं मानो वो पत्थर पर कंकड़ फेंक रहे हों। अगले ही पल नेमेसिस ने अपनी मशीन गन निकाली और कुछ ही सेकंड्स में पूरी स्पेशल फोर्स को गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन उन्हीं के बीच खड़ा एक आदमी डर से कांप रहा था। उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। नेमेसिस के सेंसर्स ने तुरंत पहचान लिया कि वो खतरा नहीं है। नेमेसिस ने उसकी तरफ एक नजर डाली और बिना हमला किए वहां से आगे बढ़ गया। उधर एलिस और उसकी टीम अब भी शहर में भटक रही थी। तभी पास लगे एक पब्लिक टेलीफोन की घंटी बज उठी। एलिस ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो थे डॉक्टर एशफोर्ड, वही साइंटिस्ट जिन्होंने टी वायरस बनाया था और अब तक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस तबाही के बीच डॉक्टर एशफोर्ड की बेटी एंजेला अपने स्कूल में फंस गई थी। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उसे बचाने से साफ मना कर दिया था, इसलिए डॉक्टर एशफोर्ड ने एलिस से मदद मांगी। एशफोर्ड इस वक्त शहर पर लगे सीसीटीवी कैमरों से उन्हें देख सकता था। एशफोर्ड ने एलिस से सौदा किया कि अगर एलिस एंजेला को स्कूल से जिंदा निकाल लाती है तो बदले में वो उन सबके शहर से बाहर निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देगा। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से एलिस और उसकी टीम ने ये मिशन एक्सेप्ट कर लिया। सभी लोग तुरंत स्कूल की तरफ निकल पड़े। वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी अचानक एलिस ने देखा सामने से नेमेसिस आ रहा था। खतरे को भांपते ही एलिस ने सबको छिप जाने का इशारा किया, लेकिन उनका एक साथी पैटर्न बंदूक लेकर नेमेसिस का सामना करने चला गया। उसे देख नेमेसिस ने मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी और पैटर्न का शरीर छलनी हो गया। ये देख एलिस ने वैलेंटाइन और उसकी आखिरी बची साथी को वहां से भागने का आदेश दिया और खुद नेमेसिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने दौड़ पड़ी। लेकिन नेमेसिस की ताकत उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। नेमेसिस ने एक ही जोरदार वार में एलिस को कई फीट दूर उछाल दिया। एलिस समझ गई कि अभी नेमेसिस से भिड़ना आत्महत्या होगी। एलिस नेमेसिस को चकमा देकर भाग निकली। उधर वैलेंटाइन अपनी साथी के साथ स्कूल आ पहुंची। रास्ते में उन्हें एक और सर्वाइवर मिल गया था। वो तीनों अलग अलग होकर स्कूल में एंजेला की तलाश करने लगे। वैलेंटाइन की साथी जो एक रिपोर्टर थी एक क्लासरूम में पहुंची। वहां जमीन पर बैठी एक छोटी बच्ची को देखकर रिपोर्टर को लगा कि शायद वही एंजेला है। रिपोर्टर उसे पुकारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसी बच्ची पलटी रिपोर्टर के होश उड़ गए। वो एंजेला नहीं थी, वो एक ज़ॉम्बी बच्ची थी जो एक लाश का मांस नोच नोच कर खा रही थी। रिपोर्टर वहां से भाग भी नहीं पाई थी कि चारों तरफ से दर्जनों ज़ॉम्बी बच्चे उस पर टूट पड़े और कुछ ही पलों में उसे जिंदा नोच कर खा गए। दूसरी तरफ वैलेंटाइन को दूसरे क्लास में असली एंजेला मिल गई। इतने में एलिस भी वहां पहुंच गई। एंजेला को देखते ही एलिस की नजर उसके बैग पर पड़ी। अंदर एंटीवायरस इंजेक्शनों का पूरा बॉक्स रखा था। ये देखकर एलिस चौंक गई। एक छोटी बच्ची के पास एंटीवायरस आखिर क्यों था? एलिस के पूछने पर एंजेला ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे टी वायरस से इन्फेक्ट किया था, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने टी वायरस दुनिया में तबाही फैलाने के लिए नहीं बल्कि मेरा इलाज करने के लिए बनाया था। आगे एंजेला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरअसल एंजेला बचपन से पैरालाइज थी, लेकिन टी वायरस ने उसके शरीर की मरी हुई कोशिकाओं को फिर से जिंदा कर दिया और वो दोबारा चलने फिरने लगी। हालांकि यही वायरस ज्यादातर लोगों को खूंखार ज़ॉम्बी बना देता था, इसलिए एंजेला को बार बार एंटीवायरस के इंजेक्शन लेने पड़ते थे ताकि वायरस कंट्रोल में रहे। एंजेला ने बताया कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को जब इस वायरस के बारे में मालूम चला तो उन्होंने डॉक्टर एशफोर्ड से जबरदस्ती टी वायरस अपने कब्जे में ले लिया था और तब से इसका इस्तेमाल बायो वेपन बनाने में करने लगे। एंजेला की बात सुनने के बाद एलिस ने भी अपनी सच्चाई बता दी। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में एलिस के शरीर में भी टी वायरस डाला गया था, लेकिन इस वायरस ने एलिस पर बिल्कुल अलग असर किया। एलिस ज़ॉम्बी नहीं बनी बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई। इसी वजह से उसके अंदर वो असाधारण शक्तियां आ गई जिनके बदौलत वो इन खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना कर रही थी। इसी दौरान अचानक कार्लोस नाम का एक सोल्जर कमरे में घुसा। कार्लोस भी इस ज़ॉम्बीज से भरे शहर में फंसा एक सर्वाइवर था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उसे भी मरने के लिए छोड़ चुकी थी। एलिस ने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद एलिस ने दोबारा डॉक्टर एशफोर्ड से संपर्क किया। उन्होंने सिटी हॉल की लोकेशन भेजते हुए बताया कि वहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की नजरों से बचकर जाना होगा। लेकिन जैसे ही एलिस और उसकी टीम सिटी हॉल पहुंची, मेजर केन के आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मेजर केन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक शातिर ऑफिसर था जो अपनी मिलिट्री टीम और उस खूंखार हाइब्रिड ज़ॉम्बी नेमेसिस के साथ पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसने डॉक्टर एशफोर्ड को पहले ही बंदी बना लिया था और अब
एलिस के साथियों को भी पकड़ लिया गया, लेकिन एलिस को जानबूझकर आजाद रखा गया। मेजर केन देखना चाहता था कि उसकी लैब में बने दो म्यूटेंट्स एलिस और नेमेसिस में से कौन ज्यादा ताकतवर है। उसने एलिस को नेमेसिस से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन एलिस ने साफ मना कर दिया। तभी उस सन की मेजर ने बिना सोचे डॉक्टर एशफोर्ड के सर में गोली मार दी। अगर एलिस नहीं लड़ती तो उसके दोस्तों का भी हाल यही होने वाला था। मजबूरी में एलिस नेमेसिस से भिड़ गई। ताकत में नेमेसिस एलिस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन एलिस की स्पीड और तेज दिमाग का कोई जवाब नहीं था। वो नेमेसिस पर तूफान की तरह बरस पड़ी। गुस्से में नेमेसिस ने एक हथियार उठा लिया, लेकिन एलिस ने नेमेसिस को उसी के हथियार से बुरी तरह घायल कर दिया। एलिस जैसे ही नेमेसिस को खत्म करने के लिए बढ़ी, उसकी नजर उसकी आंखों पर पड़ी। तभी एलिस समझ गई नेमेसिस कोई और नहीं बल्कि मैट है। एलिस के कदम वहीं रुक गए। इधर मेजर केन एलिस की ताकत देखकर खुशी से पागल हो उठा। उसने एलिस को नेमेसिस को मारने का आदेश दिया, मगर एलिस ने इनकार कर दिया। ये देख गुस्से से बौखलाए मेजर ने अब नेमेसिस को ही एलिस को खत्म करने का कमांड दे दिया। नेमेसिस ने मशीन गन उठा ली, लेकिन उसने एलिस की जगह मेजर केन के ही आदमियों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। एलिस ने नेमेसिस के अंदर छुपे मैट की इंसानियत जगा दी थी। नेमेसिस अब एलिस और उसकी टीम के साथ मिलकर मेजर केन के सैनिकों का सफाया करने लगा। तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के दो हेलीकॉप्टर ऊपर आ पहुंचे और गोलियां बरसाने लगे। नेमेसिस तुरंत आगे बढ़ा, रॉकेट लॉन्चर उठाया और दोनों हेलीकॉप्टर्स को उड़ा दिया, लेकिन अगले ही पल जलता हुआ मलबा सीधे उसी पर आ गिरा। इस बार नेमेसिस बच नहीं पाया। उसी वक्त हजारों ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगे। एलिस और उनकी टीम फौरन मेजर केन के हेलीकॉप्टर पर सवार हो गई। मेजर केन अब उनके कब्जे में था। हेलीकॉप्टर उड़ते ही एलिस ने उसे नीचे ज़ॉम्बीज के झुंड में धक्का दे दिया। अगले ही पल भूखे ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उसे जिंदा नोच डाला। एलिस अब अपने साथियों के साथ उस मौत के शहर से निकल गई। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन मौत का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। इस घटना के कुछ साल बाद एलिस की आंख एक वीराने बंगले में खुली। उसे अपना अतीत बिल्कुल याद नहीं था। घबराई हुई एलिस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते एक बड़े दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही वो अंदर गई, अनजाने में मौत के जाल में फंस गई। ये वही कॉरिडोर था जहां पहले पार्ट में कमांडर की पूरी टीम लेजर बीम से कटकर मारी गई थी। एलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजा लॉक हो गया। अगले ही पल एक लेजर बीम उसकी तरफ बढ़ी। एलिस फौरन हवा में उछली और छत से लटक गई। लेजर उसके कपड़ों को छूती हुई निकल गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी लेजर ने सैकड़ों चौकोर ग्रीड का रूप ले लिया। अब बचना नामुमकिन लग रहा था। तभी एलिस पूरी ताकत से उछली और छत पर बने एसी वेंट में घुसकर बच निकली। वेंट से निकलते ही एलिस एक हॉस्पिटल जैसे कॉरिडोर में पहुंची। सामने कांच का दरवाजा देखकर उसे बाहर निकलने की उम्मीद जगी। उसने एक स्ट्रेचर को तेजी से उसकी तरफ धकेला और खुद भी पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन अगले ही पल जमीन से एक धारदार ब्लेड निकला और स्ट्रेचर को बीच से चीर डाला। एलिस की जानी हलक में आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि इस जगह का हर कदम मौत का जाल है। अब वो हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर जमीन में छिपे एक बटन पर पड़ गया। पल भर में जमीन से एक मशीन गन ड्रोन बाहर निकली और उसने एलिस के शरीर को छलनी कर दिया। एलिस की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर बाद प्रोटेक्टिव सूट पहने कुछ साइंटिस्ट वहां पहुंचे। उन्होंने एलिस की लाश उठाई और उसे गहरे गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन जैसे उसकी लाश नीचे गिरी, एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस विशाल गड्ढे में एलिस जैसी दिखने वाली सैकड़ों लाशें पहले से ही सड़ रही थीं। दरअसल जिस एलिस को अभी हमने मरते देखा था वो असली एलिस नहीं बल्कि उसकी क्लोन थी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर आइजैक्स चला रहा था। दरअसल न्यूक्लियर धमाका भी टी वायरस को रोक नहीं पाया था। अब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन एलिस अकेली ऐसे इंसान थे जिसे टी वायरस ने ज़ोंबी नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन बना दिया था। आइजैक्स को पूरा यकीन था कि एलिस के खून में ही वो खूबियां हैं जिससे वायरस का इलाज बनाया जा सकता है। लेकिन असली एलिस तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन लैब से कब की भाग चुकी थी। उसका कोई अता पता नहीं था। इसलिए आइजैक्स ने एलिस के खून से अनगिनत क्लोन बना लिए थे। वो हर दिन एक नई एलिस को इन जानलेवा ट्रैप्स में उतारता, क्योंकि जो क्लोन इन सारे ट्रैप्स को पार कर लेती उसी में असली एलिस जितनी ताकत होती और उसी खून से टी वायरस का एंटीवायरस बनाया जा सकेगा। आइजैक्स की ये सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी जमीन से हजारों फीट नीचे बनी थी, क्योंकि ऊपर की दुनिया अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी। टी वायरस ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी धरती को बंजर रेगिस्तान में बदल दिया था। समंदर सूख चुके थे, पेड़ पौधे जानवर सब लगभग खत्म हो चुके थे। इन्हीं वीरान और तपते रेगिस्तानों के बीच असली एलिस अपनी तेज रफ्तार बाइक पर लगातार सफर कर रही थी। ज़ॉम्बीज से भरी इस दुनिया में चलते रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। एलिस अपने साथियों से दूर हो चुकी थी।
थी क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को एलिस की तलाश थी। अपनी वजह से वो अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। भटकते हुए एलिस एक होटल में पहुंची जहां उसे एक डायरी मिली। उसमें अलास्का के आर्केडिया नाम की जगह का जिक्र था। वो एक ठंडी जगह थी और ये वायरस ठंड में ज्यादा नहीं फैल पाता। एलिस को एक उम्मीद मिली कि वहां इंसानियत को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी दौरान दूसरी तरफ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में डॉक्टर आइजैक ने एलिस के एक और क्लोन की देकर उसके खून से एक एंटीवायरस तैयार किया। उसने जॉम्बी की गर्दन पे एक एंटीवायरस का इंजेक्शन लगाया। पल भर में ये एंटीवायरस का असर होने लगा। कुछ सेकंड्स में उसकी आंखों से हैवानियत गायब हो गई। टेस्ट के लिए उस जॉम्बी के सामने एक फ्लिप फोन रखा गया। जॉम्बी ने कांपते हाथों से फोन उठाया, खोला और कान में लगा लिया, जैसे उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी हो। फिर आइजैक्स ने उसे एक कैमरा दिया। जॉम्बी ने आराम से कैमरा उठाया और साइंटिस्ट्स की फोटो खींच ली। आखिरी टेस्ट में उसके सामने बच्चों का शेप्स वाला खिलौना रखा गया। जॉम्बी ने बिना गलती किए सही ब्लॉक सही जगह फिट कर दिए। ये देखकर लैब में मौजूद सभी साइंटिस्ट खुश हो उठे। एंटीवायरस आखिरकार काम कर गया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक जॉम्बी का हाथ रुक गया। उसकी आंखों में फिर वही हैवानियत लौट आई और अगले ही पल वो पास खड़े साइंटिस्ट पर टूट पड़ा। आइजैक्स फौरन चैम्बर से बाहर भाग निकला और बाकी साइंटिस्ट्स को अंदर ही मरने के लिए छोड़ दिया। अब वो समझ चुका था कि क्लोन वाली एलिस का खून बेकार है। असली एलिस जैसी ताकत किसी भी क्लोन में नहीं थी। उधर रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में भारी ट्रकों का एक काफिला आगे बढ़ रहा था। इसकी कमान नीडर क्लेयर के हाथों में थी। उसके साथ एलिस का पुराना दोस्त कार्लोस और कई दूसरे सर्वाइवर्स भी थे। वे लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रहे थे। रास्ते में वो एक पुराने मोटेल पे जा रुके। वहां मौजूद एक दो ज़ॉम्बीज का सफाया करके उन्होंने अपना डेरा जमा लिया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार मौत जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आने वाली है। सुबह होते ही एक खौफनाक आवाज ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने जब अपनी खिड़कियों से बाहर झांका तो उनके होश उड़ गए। पूरा आसमान काला पड़ चुका था। वो काले बादल नहीं थे बल्कि लाखों कौवे थे जिन्होंने पूरे मोटेल और उनके काफिले को चारों तरफ से घेर लिया था। ये कोई आम कौवे नहीं थे। मरे हुए ज़ॉम्बीज का सड़ा गला मांस खाकर ये भी टी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और ज़ॉम्बीज बन चुके थे। अगले ही पल लाखों ज़ॉम्बी कौवे एक साथ गाड़ियों पर टूट पड़े। घबराकर सर्वाइवर्स ने अपनी गाड़ियां स्टार्ट की और वहां से भागने लगे, लेकिन कौवों के झुंड ने एक बड़ी बस को चारों तरफ से घेर लिया। उस बस में ही सारे सर्वाइवर्स, बूढ़े और बच्चे सवार थे। बस की खिड़कियां, दरवाजों पर लोहे की ग्रिल्स लगी थीं, जिस वजह से कौवे अंदर नहीं घुस पा रहे थे। लेकिन तभी ज़ॉम्बी कौवों का एक झुंड बस की विंडशील्ड पर आकर चिपक गया और बस बेकाबू होकर एक लोहे के खंबे से जा टकराई। अगले ही पल सारे कौवे मिलकर विंडशील्ड को फोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन ड्राइवर और उनकी टीम की नर्स उन्हें रोके हुए थे। इतने में ही क्लेयर और कार्लोस अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे और सर्वाइवर्स को अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन ड्राइवर और नर्स के आने से पहले ही कौवे बस में घुस गए और उन दोनों को नोच खसोट कर जिंदा ही खा गए। उन कौवों से बचकर निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। ट्रक के ऊपर चढ़ा एक आदमी ज़ॉम्बी कौवों पर फ्लेम थ्रोवर से आग बरसाने लगा, लेकिन कौवों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। कौवों ने उस आदमी पर ही अटैक कर दिया, जिससे उस आदमी ने बेकाबू होकर फ्लेम थ्रोवर की आग नीचे झुका दी, ठीक उसी जगह जहां कार्लोस एक बच्ची को बचाकर भाग रहा था। कार्लोस उस बच्ची के साथ ही जलकर राख होने वाला था, लेकिन तभी अचानक आग उनके करीब आकर रुक गई। आग के ठीक सामने एलिस खड़ी थी, जिसने अपनी शक्तियों से आग को रोक दिया था। एलिस के पास टेलीकाइनेसिस जैसी शक्तियां भी थी, जिससे वो किसी चीज को छुए बिना कंट्रोल कर सकती थी। एलिस ने उस आग को आसमान में फैलाकर आग का बवंडर बना दिया, जिससे सारे ज़ॉम्बी कौवे जलकर राख हो गए। एलिस ने कार्लोस और उसके साथियों को तो बचा लिया था, लेकिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो डॉक्टर आइजैक की नजर में आ गई थी। उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मौजूद एआई व्हाइट क्वीन ने डॉक्टर आइजैक को एलिस की लोकेशन बता दी। ये सुनते ही डॉक्टर आइजैक की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसे जिस एलिस की बरसों से तलाश थी वो अब उसकी पहुंच में थी। वो फौरन बोर्ड रूम गया और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सीईओ एल्बर्ट वेस्कर से होलोग्राफिक कॉल पर बात की। आइजैक ने बड़ी उत्साह के साथ वेस्कर को बताया कि उसे असली एलिस की लोकेशन मिल गई है। वो लॉस वेगास की तरफ जा रही है। अगर वो एलिस को पकड़ लेते हैं तो टी वायरस का स्थायी इलाज ढूंढ सकते हैं। लेकिन वेस्कर का अब आइजैक के इस एक्सपेरिमेंट से भरोसा उठने लगा था। उसे लग रहा था कि आइजैक एंटीवायरस बनाने में नाकाम हो चुका है, इसलिए वेस्कर ने आइजैक को एलिस के पीछे जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर आइजैक के सिर पर एलिस को हासिल करने का जुनून इस कदर सवार था कि वो अब किसी की बात सुनने वाला नहीं था। आइजैक वेस्कर की बात मानने से इनकार कर चुका था।
उसने एक बेहद सातिर चाल चली। उसने वेस्कर की आवाज का इस्तेमाल करके मिलिट्री कमांडर्स को एक फर्जी आदेश जारी कर दिया। उस आदेश में साफ कहा गया था कि अब से पूरी अम्ब्रेला मिलिट्री डॉक्टर आइजैक के इशारों पर काम करेगी। आइजैक अब रुकने वाला नहीं था। उसने लास वेगस में एलिस को फंसाने के लिए एक बहुत खौफनाक जाल बिछाया। आइजैक ने अपनी लैब में अपग्रेडेड ज़ॉम्बीज की एक सेना तैयार कर ली थी जो और भी ज्यादा गुस्सैल और खूंखार थे। आइजैक ने अपनी उस खूंखार ज़ॉम्बी सेना को एक बड़े कंटेनर में भरा और भारी हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर लास वेगास की तरफ निकल पड़ा। इधर एलिस कार्लोस और उसके साथियों को अलास्का लेकर जा रही थी, वही इकलौती जगह जो वायरस से सुरक्षित थी। रास्ते में उनका काफिला लास वेगास शहर के खंडहरों में पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। तभी उन्हें एक लावारिस कंटेनर दिखाई दिया। सबको लगा कि शायद उस कंटेनर में कोई जरूरत का सामान हो सकता है, लेकिन जैसे ही कंटेनर खुला उसके अंदर से उनकी मौत निकली। ये डॉक्टर आइजैक के भेजे गए नए और अपग्रेडेड ज़ॉम्बीज थे जिन्होंने पूरे काफिले पर हमला कर दिया। एलिस और उसके साथियों ने भी अपनी गन्स निकाली और ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज इतने फुर्तीले थे कि गोलियों से बचकर उन्होंने टीम के 8 से 10 लोगों को वहीं बेरहमी से मार डाला। अब एलिस का दिमाग गर्म हो गया। उसने अपनी खंजर और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन खूंखार ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। उधर पास ही एक बिल्डिंग की छत पर टेंट में छिपा डॉक्टर आइजैक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यह मौत का तमाशा देख रहा था। उसे बस एलिस के खून का सैंपल चाहिए था। एलिस जिंदा हो या मुर्दा, आइजैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एलिस के अंदर न सिर्फ वायरस डाला था बल्कि उसे ऐसे प्रोग्राम किया था कि वो अपने सैटेलाइट के जरिए एलिस पर एक रोबोट की तरह काबू पा सकते थे। एलिस को काबू करने के लिए आइजैक ने तुरंत सैटेलाइट के जरिए कमांड भेजा। कमांड मिलते ही एलिस के दिमाग में लगी चिप एक्टिवेट हो गई और लड़ते लड़ते एलिस का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। वो एक बुत की तरह अपनी जगह पर जम गई। उधर ज़ॉम्बीज एलिस के साथियों को मारते जा रहे थे और एलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आइजैक को लगा कि अब उसने एलिस पर काबू पा लिया है, लेकिन एलिस का केवल शरीर जाम था। उसकी शक्तियां अब भी उसके कंट्रोल में थीं। एलिस ने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से उस सैटेलाइट को ढूंढ निकाला जिससे उसे ट्रैक किया जा रहा था और उसके प्रोसेसर को नष्ट कर दिया, जिससे एलिस को अपने शरीर का कंट्रोल वापस मिल गया। उसने बिना कोई रहम दिखाए आइजैक की पूरी टीम पर हमला कर दिया और उसके सारे आदमियों को मारकर वहीं ढेर कर दिया। आइजैक अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन जाते जाते एक ज़ॉम्बी ने उसे काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। एलिस चाहती तो हेलीकॉप्टर पर गोली चलाकर आइजैक को वहीं खत्म कर सकती थी, लेकिन एलिस को उस हेलीकॉप्टर की जरूरत थी क्योंकि अब उनके पास पेट्रोल नहीं था और सर्वाइवर्स को केवल उस हेलीकॉप्टर के जरिए ही अलास्का पहुंचाया जा सकता था। एलिस और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि वो उस हेलीकॉप्टर का पीछा करेंगे और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बेस पर कब्जा करके वहां से अलास्का के लिए निकलेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का वो बेस हजारों ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ था। उनसे बचकर अंदर जाना नामुमकिन था। तभी कार्लोस ने एक बहादुरी भरा फैसला किया। वो ज़ॉम्बीज के काटने से इन्फेक्ट हो चुका था और जल्द ही ज़ॉम्बीज में बदलने वाला था, इसलिए उसने अपना बलिदान देने का फैसला कर लिया। कार्लोस एक फ्यूल टैंकर लेकर सीधा ज़ॉम्बीज के बीच जा घुसा। जब सारे ज़ॉम्बीज ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो उसने जोरदार धमाका करके उन ज़ॉम्बीज के चिथड़े उड़ा दिए। इससे एलिस और उसके साथियों को बेस में घुसने का रास्ता मिल गया। बेस में घुसते ही एलिस ने अपने सारे साथियों को हेलीकॉप्टर से अलास्का की ओर रवाना कर दिया, लेकिन एलिस खुद वहीं रुकी रही क्योंकि उसे अपने क्लोन्स की डेड बॉडीज नजर आ चुकी थी। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उन पर जो हैवानियत की थी उसने एलिस के अंदर गुस्से की आग भड़का दी थी। एलिस ने ठान लिया कि वो डॉक्टर आइजैक को जिंदा नहीं छोड़ेगी। एलिस लिफ्ट के जरिए उस अंडरग्राउंड लैब में उतरी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी मुसीबत अंदर उसका इंतजार कर रही है। वो लैब तहस नहस हो चुका था, हर तरफ खून ही खून बिखरा था। दरअसल डॉक्टर आइजैक को जब उस अपग्रेडेड ज़ॉम्बी ने काटा तो उसने खुद को बचाने के लिए क्लोन एलिस के खून से बने एंटीवायरस की भारी मात्रा अपने शरीर में इंजेक्ट कर ली थी। उसके ओवरडोज ने आइजैक को ठीक करने के बजाय एक भयानक मॉन्स्टर में बदल दिया था जो अब पूरे लैब में तबाही मचा रहा था। एलिस सतर्क होकर आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसके सामने व्हाइट क्वीन प्रकट हुई। व्हाइट क्वीन ने एलिस को बताया कि एलिस का खून ही इस ज़ॉम्बी वायरस का इकलौता इलाज है जिससे टी वायरस का पक्का तोड़ बनाया जा सकता है। लैब में वो सारे उपकरण मौजूद थे जिनसे ये इलाज बन सकता था, लेकिन व्हाइट क्वीन ने चेतावनी दी कि जब तक वो खूंखार आइजैक जिंदा है एलिस कुछ नहीं कर पाएगी। उसे सबसे पहले आइजैक को रास्ते से हटाना ही होगा। एलिस ने अपनी गन लोड की और कसम खाई कि वो आइजैक का नामो निशान मिटा देगी। वो आइजैक को ढूंढने लगी और लैब की उस क्लोनिंग फैसिलिटी में पहुंच गई जहां एलिस की एक और क्लोन एक बुलबुले जैसे पॉड के अंदर पनप रही थी। एलिस हैरानी से उसे देख ही रही थी कि तभी पीछे से आइजैक वहां धमका जो अब एक खूंखार मॉन्स्टर बन चुका था। उसने अपने हाथों से टेंटिकल्स निकाले और एलिस पर हमला कर दिया। एलिस सीधे क्लोन के पॉड से जा टकराई जिससे वो पॉड टूट गया और क्लोन बाहर निकल आई। एलिस ने गुस्से में
ने अपना खंजर फेंक कर आइजैक को दे मारा, जो सीधे उसके कंधे में दस गया। आइजैक वहां से भाग गया। एलिस ने क्लोन को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो क्लोन जिंदा नहीं बच पाई। एलिस उसे छोड़कर अब आइजैक को ढूंढने निकल गई। वो सीधे उस जगह पहुंची जहां क्लोन एलिस की स्किल्स टेस्ट की जाती थी। वहीं एलिस और आइजैक का एक बार फिर आमना सामना हुआ। एलिस ने अपने खंजर से आइजैक को काटना शुरू कर दिया, लेकिन उस दरिंदे के पास ऐसी शक्तियां थीं कि उसका हर जख्म अपने आप ही ठीक हो जाता था। आइजैक ने अपने टेंटिकल से एलिस की गर्दन दबोच ली और उसका गला घोटने लगा, मगर एलिस ने अपना खंजर उठाया और उसके टेंटिकल्स ही काट डाले। पर आइजैक को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एलिस पर फिर टेंटिकल से हमला किया, लेकिन इस बार एलिस ने अपनी टेलेकिनेसिस शक्ति से उसके वार को नाकाम कर उसे दूर फेंक दिया। आइजैक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अब एलिस को अपनी असली ताकत दिखाई। उसकी एक दहाड़ से ही हवा में एक तेज बवंडर उठा, जिससे उड़कर एलिस दीवार तोड़ती हुई सीधे उस लेजर वाले कॉरिडोर में जा गिरी। एलिस कमजोर पड़ चुकी थी। अब आइजैक एलिस के शरीर पर अपने टेंटिकल्स घुसाकर उसे मारने वाला था कि तभी उनके पीछे से लेजर बीम निकली, जिसने ग्रीड का रूप लिया और आइजैक का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। आइजैक को काटती हुई लेजर एलिस की तरफ बढ़ने लगी। एलिस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंख बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी एलिस के एकदम करीब आकर वो लेजर बंद हो गया। एलिस बाल बाल बच गई। दरअसल लेजर को एक्टिवेट करने वाली और एलिस को बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि क्लोन एलिस थी। वो अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। अब कहानी यहाँ से सीधा हजारों मील दूर टोक्यो की तरफ मुड़ी। वहाँ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा बॉस एल्बर्ट वेस्कर अपने बोर्ड मेंबर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा था। वो लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ज़ॉम्बीज पर कैसे काबू पाया जाए। तभी उनकी मीटिंग के बीच एलिस का होलोग्राम प्रकट हो गया। वेस्कर उसे देखकर सन्न रह गया। एलिस ने वेस्कर की आंखों में आंखें डालते हुए उसे चेतावनी दी, मैं आ रही हूँ तुम्हारी इस पूरी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का नामो निशान मिटाने के लिए। और एक बात याद रखना, इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। दरअसल अब एलिस और उसकी क्लोन एक साथ मिल चुके थे। उन्होंने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में मौजूद अपने सैकड़ों क्लोन्स को जगा दिया था। जिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने पूरी दुनिया को ज़ॉम्बीज के नर्क में बदल दिया था, अब उसकी बर्बादी का वक्त आ चुका था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सामने अब एक एलिस नहीं बल्कि उसकी तरह ताकतवर सैकड़ों एलिस की पूरी फौज खड़ी थी। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के बावजूद ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी अल्बर्ट वेस्कर अभी जिंदा था और वो ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को जन्म देने वाला था जिनसे शैतान भी थर थर कांपते थे। अब एक तरफ थी सुपर ह्यूमन ताकतों से लैस एलिस की पूरी फौज और दूसरी तरफ था अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा शैतान एल्बर्ट वेस्कर और उसके बनाए हुए खूंखार सुपर विलन। इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी? क्या एलिस अपनी पूरी फौज के साथ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का अंत कर पाएगी? इसका जवाब मिलेगा रेसिडेंट ईवल के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम रेसिडेंट ईवल के अगले पार्ट की भी पूरी कहानी लेकर आएं, तो कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 जरूर लिखिए। फिलहाल मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।